नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसी भी वर्ड के एंड में लगकर उसका एक विशेष अर्थ बना देते हैं। जो हमारे सिलेबस में प्रत्यय हैं वो हैं मतु, ठक, त्व, तल, टा एंड णी। अब हम इन प्रत्ययों को डिटेल में पढ़ते हैं। मतु प्रत्यय पहला प्रत्यय है। मतु प्रत्यय में म और त यही शेष रहता है। ये जो ऊ है और ये पा है ये हट जाता है। अब जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। हम कहते हैं इसके पास ये है, ये इससे युक्त है ना। तो जैसे ये इस बहुत पैसे वाला है, पैसे से युक्त है। धन वाला धन से युक्त है, तो धन वाला, पैसे वाला, आम वाला, केले वाला, चाट वाला, फूल वाला, फल वाला। ये जब मीनिंग हमें चाहिए तो हिंदी में तो हम युक्त और वाला शब्द प्रयोग कर लेते हैं। संस्कृत भाषा में इसके लिए हम मतुप शब्द का प्रयोग करते हैं, मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो मतुप प्रत्यय जो है वो मत आंसर देता है। ये बात क्लियर हो गई। तो मतुप का आंसर बनेगा मत। मतुप की तरह ही एक प्रत्यय और है वतुप। मतुप का ही पार्ट है। सिलेबस में वतुप नहीं लिखा है, मतुप लिखा है, पर मतुप लिखने से वतुप भी अंडरस्टूड है। वतुप भी प्रत्यय आपका आ सकता है पेपर में। तो मतुप और वतुप दोनों ध्यान रखिएगा। और कई बार क्या होता है, प्लस मतुप लिख देते हैं और वतुप का आंसर उनको चाहिए होता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। वतुप क्या है? जैसे मतुप में मत शेष रहता है, वतुप में वत शेष रहता है। यहाँ भी ऊ और पा का लोप हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, जब दोनों का मीनिंग सेम है, मतुप का भी वही मीनिंग है, वतुप का भी मीनिंग वही है सेम, तो ये दो प्रत्यय अलग अलग क्यों बने? कहाँ हम मतुप यूज़ करें, कहाँ हम वतुप यूज़ करें? तो जब वर्ड के एंड में अ या आ स्वर होंगे तब हम लगाएंगे वतुप प्रत्यय, और अगर अन्य स्वर है तब हम लगाएंगे मतुप प्रत्यय। जैसे कि हमारे पास शब्द है धन प्लस वतुप, तो इसका बन जाएगा धनवत। जैसे कि हमारे पास शब्द है श्री प्लस मतुप, तो इसका आंसर बन जाएगा श्रीमत। एग्जाम में कई बार क्या करते हैं, क्योंकि मतुप प्रत्यय वतुप सिलेबस में है नहीं, तो क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया जाता है कि धन प्लस मतुप क्या है, तब आपको आंसर धनवत ही करना होगा, क्योंकि मतुप का पार्ट ही वतुप है। क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए किया जाता है। जब क्वेश्चन को सिंपल बनाया जाएगा तब लिखा जाएगा धन प्लस वतुप। हमें ये देखना है कि शब्द के एंड में अ स्वर है या अ के अलावा अन्य स्वर है। अ या आ है तब तो वतुप लगेगा, अदरवाइज मतुप लगेगा। ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं आगे। स्वर हमने देख लिए, अ या आ स्वर या अन्य स्वर। अब इसके अलावा किसी शब्द के अंत में बच्चों व्यंजन भी तो आ सकता है, जिसको हम कहते हैं हलंत। व्यंजन जो होते हैं स्वरों की सहायता से कंप्लीट होते हैं, लेकिन अगर लास्ट में हलंत हो जाए तब क्या करेंगे आप? तब भी हम ये देखेंगे कि हलंत शब्द से पहले अक्षर क्या आया है, उस पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम स्वर ही देख रहे हैं। तो व्यंजन में तो स्वर है नहीं, तो व्यंजन से जस्ट बिफोर जो वर्ड लेटर आया है उस लेटर में कौन सा स्वर मिक्स है। जैसे कि यहाँ पर है चक्षुष प्लस मतुप, इसमें जो श लेटर है ये है एक व्यंजन। क्ष अक्षर से पहले है क्षु अक्षर, तो ये जो क्षु है इसमें क्ष अक्षर है और इसके में उ अक्षर मिक्स है, तो हमारा ध्यान रहेगा इस उ अक्षर पर। ये जो उ अक्षर है ये अ या आ नहीं है, तो जब अ या आ नहीं होगा तब वत आंसर होना चाहिए, मत आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, मत आंसर होना चाहिए। तो हमारे पास शब्द क्या बनेगा? चक्षुष प्लस मतुप
इज इक्वल टू चक्षुष्मत। ये हमारे पास शब्द बने। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं चक्षुष्मन्तः, ये कहाँ से आया? ये तो हमने केवल शब्द बनाया, लेकिन शब्द बनाने के बाद इसको हम प्रयोग करेंगे तो हमें क्या इसकी विभक्ति चाहिए। तो हमें कौन सा ध्यान रखना है? हमें भवत शब्द की तरह रूप चलाने होंगे। ठीक है, तो जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ऐसे ही चक्षुष्मान, चक्षुष्मन्तौ, चक्षुष्मन्तः। तो यहाँ पर बन गया चक्षुष्मन्तः। ऐसे नभस प्लस मतुप है, तो अगर एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जाएगा तो मतुप लिखा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन बनाया जाएगा तो वतुप लिखा जाएगा। आपने ध्यान रखना है। एक्चुअली है तो वतुप ही यहाँ पर। ठीक है, वतुप कहने से सिंपली बच्चे वतुप का वत ही निकालेंगे, लेकिन ट्रिकी बनाने के लिए इसको मतुप लिख लेते हैं, क्योंकि मतुप का ही पार्ट वतुप है। तो नभस में हमने क्या देखा? स हलंत है। सा जब हलंत है तो सा से पहले कौन सा लेटर है? भ। ये सा है, इससे जस्ट बिफोर क्या है? भ। अब ये जो भ अक्षर है, इसमें कौन सा अक्षर मिला हुआ है? आ। तो हमारा फोकस किस पर होगा? आ पर। तो अगर प्रत्यय से पहले जो शब्द लिखा है, हमने प्लस प्रत्यय लिखा है ना, इस प्लस से बिफोर जो व्यंजन लिखा है, उस व्यंजन से जस्ट बिफोर जो अक्षर है, उस अक्षर में कौन सा स्वर मिक्स है ये देखना है हमें। यहाँ पर स्वर मिक्स है अ, तो अगर अ या आ होता है तो आंसर वत होता है, अ या आ नहीं होता तो आंसर मत होता है। जैसे यहाँ पर ऊ था तो आंसर क्या हो गया? मत में चला गया। यहाँ पर आ है तो आंसर किस में जाएगा? वत में। तो क्या बन गया यहाँ पर? नभस्वत। तो नभस प्लस मतुप क्या बन गया? नभस्वत। क्लियर बच्चों? अब हम आगे और ध्यान से पढ़ते हैं। मतुप लगने से बने हुए सभी शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, इसलिए इनके रूप विशेष्य के अनुसार तीनों लिंगों में अलग अलग बनते हैं। समझ में आए बच्चे? जैसे एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, बालकः बुद्धिमान अस्ति। इसमें बालकः बुद्धिमान अस्ति में बुद्धि प्लस मतुप है। ठीक है, बुद्धि शब्द है और प्लस मतुप है। तो आंसर क्या बना हमारे पास? ये ध में ई की मात्रा लगी, बुद्धि ई, तो ये मत बनेगा। अगर अ या आ होता तो वत बनता। तो हमारे पास शब्द बन गया बुद्धिमत। अब हमें चलाने इसके रूप, तो इसके रूप जो है किसकी तरह चलेंगे? भवत की तरह। और भवत की तरह रूप कैसे बनेंगे? भवान, भवन्तौ, भवन्तः। ये हो गया भवत शब्द का रूप। तो भवत का भवात, भवत का अगर भवान बना है, भवत शब्द है और इसका रूप भवान बनता है, तो बुद्धिमत का क्या बनेगा? बुद्धिमान। मत का मान हो गया ना, तो बन गया बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, एंड बुद्धिमन्तः। ये बन गया बुद्धिमन्तः। अब यहाँ पर ये जो शब्द है बालक शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो हम बालक शब्द के रूप देखते हैं। तो बालक का क्या है? बालकः, बालकौ और बालकः। प्रथमा विभक्ति हो गई ना दोनों की। क्योंकि बालकः शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए बुद्धिमान भी प्रथमा विभक्ति एक वचन माना जाएगा। क्योंकि विशेषण और विशेष्य का विभक्ति वचन सेम होना चाहिए। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के एडजेक्टिव बन जाता है मतुप प्रत्यय। तो यहाँ पर ये जो बुद्धिमान शब्द बना है, ये बालक का एडजेक्टिव बना है।
जैसे हम कहते हैं बालक अच्छा है, बालिका अच्छी है। तो नाउन या प्रोनाउन का एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के जो लिंग होता है, जो वचन होता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो ये आपके वाक्य शुद्धि के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मतुप के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये बात। अब नेक्स्ट है हमारे पास बालिका भाग्यवती अस्ति। अब भाग्यवती शब्द जो है इसमें एक्चुअल है क्या, भाग्य प्लस वतुप। क्वेश्चन अगर ट्रिकी करना होगा तो एग्जामिनर लिख देगा भाग्य प्लस मतुप, ताकि बच्चे लिख दें भाग्यमान और फिर वो वहाँ से उनके नंबर कट कर दें। तो आप ध्यान रखिएगा, मतुप लिखें वतुप लिखें, आपने क्या प्रोसीजर सीखना है कि अ या अ, ठीक है। तो ये भाग्य प्लस मतुप भी मिल सकता है आपको, भाग्य प्लस वतुप भी मिल सकता है, लेकिन आपको क्या समझना है कि ये वतुप है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर बालिका भाग्यवती अस्ति, भाग्य प्लस मतुप और भाग्य प्लस वतुप क्या बन गया हमारे पास, भाग्यवत। भाग्यवत शब्द हमारे पास बन गया। अब हमें करना है इसमें स्त्रीलिंग बनाना है इसका। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई की मात्रा लगानी पड़ेगी, जैसे देव का देवी। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने क्या करा, इसको भाग्यवती शब्द बना दिया। अब क्योंकि ये भाग्यवती शब्द बन गया तो इसके पीछे ई की मात्रा, तो हमें शब्द रूप किसके, ई की मात्रा के चाहिए, तो शब्द रूप मिल जाएगा हमें नदी शब्द की तरह। नदी में ई की मात्रा है ना, और इसमें भाग्यवती में भी है, तो नदी शब्द की तरह इसके रूप चलेंगे। तो नदी का क्या बनता है, नदी, नद्यौ और नद्यः। भाग्यवती का क्या बनेगा, भाग्यवती, भाग्यवत्यौ और भाग्यवत्यः। क्योंकि बालिका शब्द जो है इसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। अब बालिका के शब्द रूप कैसे चलते हैं, बालिका, बालिके, एंड बालिका। बालिका शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और भाग्यवती भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए नाउन या प्रोनाउन में जो विभक्ति लगी है वही विभक्ति मतुप प्रत्यय वाले शब्द के साथ लगेगी, क्योंकि मतुप प्रत्यय लगने से शब्द एडजेक्टिव बन गया और विशेषण विशेष्य में सेम विभक्ति और सेम वचन का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है बच्चों। समझ में आ गया बच्चों आपको ये बात? अब हम करते हैं ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय भाववाचक प्रत्यय है। जैसे दिन प्लस ठक लगाएंगे तो दैनिक बन जाएगा। ठक में क्या होता है, दो काम करने होते हैं आपको। एक अकेला ऐसा प्रत्यय है जिसमें दो काम करने हैं, एक तो वर्ड के स्टार्टिंग में करना है और एक वर्ड के एंड में करना है। एंड में क्या करना है, इक लगाना है। अंत में, शब्द के अंत में जो अक्षर है उसके साथ आपने इक जोड़ देना है। और शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन होगा। तो पहले अक्षर में अगर अ लेटर ज्वाइन है तो उसको आ बना दोगे, ई ए है तो आई बना दोगे, ऊ ओ है तो औ बना दोगे, री है तो आर बना दोगे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई? अब इसको और डिटेल में हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धर्म प्लस ठक बनेगा धार्मिक। अब जो धर्म शब्द है, इस धर्म शब्द में अ अक्षर ऐड है, इसमें ध है और ध में अ अक्षर है, तो ये जो अ अक्षर है इसका हम बनाएंगे आ। तो धर्म का क्या बनेगा, धार बन गया, और म जो लगाए गए, ये इसमें म लगा हुआ, ये धर्म की म ये है, और इसके बाद हमने ठक का इक ले लिया तो क्या बन गया, धार्मिक। इतिहास में ई है तो इसका बना दिया आई, बुद्धि में ऊ है तो इसका बना दिया औ, सेना में ए है तो इसका बना दिया सई आई, वेद में ए है तो इसका आई बना दिया।
प्रकृति में प्र र अ है तो इसका प्राकृतिक अ का आ। कृति है री, तो इसमें री जो अक्षर है, स्वर है, इस ये जो री है इसको आर में चेंज कर दिया, तो ये कृति जो बन गया कार्तिक। समझ में आ गया? यहाँ पर जो ई है ये आई में चेंज हो रहा है, ये वाला फर्स्ट लेटर, तो हमें फर्स्ट और लास्ट दोनों में चेंज हो रहा है। यहाँ पर स है लास्ट, बुद्धि में ध में ई है, तो इसमें इक जोड़ दिया। समझ में आया बच्चों? तो ये ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास है त्व और तल प्रत्यय। ये जो दोनों प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के काम में आते हैं। त्व प्रत्यय जो होता है ये पूरा का पूरा त्व प्रत्यय होता है और इसमें एक चीज़ और प्लस हो जाती है, म लेटर, तो ये बन जाता है त्वम। त्व प्लस म इज इक्वल टू त्वम, तो इसका आंसर बनेगा त्वम। लेकिन ये त्वम पट सी नहीं है, ये एक विशेषण बन जाता है। और तल प्रत्यय जो होता है इसका ताश रहता है और इसमें आ की मात्रा ऐड हो जाती है, तो इसका आंसर बन जाता है ता। अब जैसे देव प्लस त्व है तो देवत्व शब्द बन गया और इसे म ऐड कर दिया तो बन गया देवत्वम। तल प्रत्यय है तो कटु प्लस तल, तो कटुता बन गया इसका रूप। त्व से आंसर बनेगा त्वम और तल से आंसर बनेगा ता। तल स्त्रीलिंग है और त्व प्रत्यय जो है वो नपुंसकलिंग यूज होता है। जैसे हमें किसी का एडजेक्टिव अगर स्त्रीलिंग में चाहिए, हमें एडजेक्टिव वर्ड बनाना बड़ा सुंदर, जैसे हम कहेंगे ताजमहल की सुंदरता देखने से बनती है, तो सुंदरता शब्द कैसे बन गया? सुंदर प्लस तल। क्लियर? और अगर हम कहते हैं कि ताजमहल का बहुत महत्व है, तो हमने करा महत प्लस त्व, तो महत्वम शब्द नपुंसकलिंग है, सुंदरता शब्द स्त्रीलिंग है, सुंदरता। सुंदरता में हमने क्या, सुंदरता में सुंदर प्लस तल है, सुंदरता शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए हमने तल प्रत्यय लिया। ठीक है, सुंदरता हमें कहने ताजमहल की सुंदरता अच्छी है, बहुत सुंदर है ताजमहल, सुंदरता देखते ही बनती है, तो सुंदरता बनती है तो स्त्रीलिंग हो गया, तो हमें सुंदरता शब्द के लिए सुंदर शब्द में तल प्रत्यय लगाने पड़ेंगे और तल जो है वो त लेटर देगा और स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें आ की मात्रा ऐड कर लेंगे, तो तल जो है स्त्रीलिंग प्रत्यय है, ओनली स्त्रीलिंग प्रत्यय ये, और त्व प्रत्यय ओनली नपुंसकलिंग प्रत्यय, उसका और कोई लिंग नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है महत प्लस त्व, तो इसका आंसर क्या बनेगा? महत में एक तो ता लगा ही हुआ है, ठीक है, और एक ता आपने और ऐड कर लिया, तो ये देख रहे हैं ना आपने डबल ता, फिर हम इसमें व और म ऐड कर देंगे तो महत्वम। ध्यान रखिएगा अगर त्वम पट से शब्द है तो त्वम करता है, ठीक है, तो ये त्वम शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द के एंड में त्वम लग रहा है किसी शब्द के एंड में, तो वो त्व प्रत्यय है। कटु प्लस तल बनेगा कटुता, मृदु प्लस तल बनेगा मृदुता, क्योंकि तल प्रत्यय का आंसर है ता और त्व का आंसर है त्वम। इन दोनों प्रत्यय में क्या है, त्व में कुछ भी लोप नहीं होता, त्व पूरा का पूरा होता है और साथ में एक लेटर और ऐड होता है म। अब म क्यों ऐड हुआ? क्योंकि जब हम कोई शब्द का नपुंसकलिंग बनाते हैं उसमें अस्वर है, हम कहते हैं फल शब्द के रूप से ना हो, तो आप कहते हो फलम फले फलानी, तो जिन शब्दों के पीछे अस्वर होता है उनका नपुंसकलिंग बनाने के लिए हम म ऐड करते हैं, इसलिए त्व का बना है त्वम। अब जिन शब्दों का हमें स्त्रीलिंग बनाना है, जैसे छात्र का छात्रा, तो हम क्या करते हैं? आ की मात्रा डालते हैं, तो इसलिए सुंदरता में आ की मात्रा डली है, सुंदरत बना शब्द, लेकिन तल प्रत्यय तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसे स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाएगा, तो इसका बन गया सुंदरता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब करते हैं टाप और नीप। ये दोनों प्रत्यय बच्चों स्त्रीलिंग है, बहुत ही आसान है। टाप प्रत्यय आ की मात्रा देगा, णीप प्रत्यय ई की मात्रा, इसमें से टा भी हट जाएगा और पा भी हट जाएगा, तो बचा क्या? ये आ की मात्रा। इसमें से णा भी हट जाएगा, पा भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या? ई की मात्रा। तो जब हमने जूनियर स्कूल में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द याद करे थे तो हमने क्या याद करा था?
देव का देवी, छात्र का छात्रा। याद करते थे ना, बहुत सारी लिस्ट होती थी। तो अब हम बड़े हो गए हैं, तो अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें आ क्यों लग रहा है और ई क्यों लग रहा है। अगर टाप प्रत्यय है तो आ लगेगा, अणी प्रत्यय है तो ई लगेगा। जैसे छात्र प्लस टाप तो बन गया छात्रा, देव प्लस अणी बन गया देवी। क्लियर? अब एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर किसी वर्ड के एंड में अक हो तो उसका आंसर इक हो जाएगा। जैसे गायक प्लस टाप गायिका। टाप प्रत्यय तो आ दे रहा है, लेकिन अक का इका करना पड़ेगा। गायक तो अक अंतिम लेटर है तो इक कर दीजिए उसे। अंतिम लेटर में अगर कोई ऊ अक्षर आ रहा है तो ऊ को आप व में चेंज करेंगे, तो गुरु का बनेगा गुरवी। गुरु में जो रा में ऊ है वो ऊ जो है वो वा बच जाएगा। स्वर संधि में करते हैं ना, ऊ को वा, सु प्लस अर्थ स्वर होता है ना। और आप शब्द रूप में भी देखते हो, अगर ई की मात्रा का शब्द रूप है या ऊ की मात्रा का शब्द रूप है अलग हो जाता है ना। साधु साधु साधवाह। क्लियर बच्चों? तो गुरु का बन गया गुरवी और गायक का बन गया गायिका। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि अक है या फिर ऊ है लास्ट में। अब तक हमने क्या सीखा वो देखते हैं। अब हम यहाँ पर हमने सीखे जो प्रत्यय है वो मतुप है, ठक है, त्वा है, तल है, टाप है और रिंप है। अगर मतुप प्रत्यय आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा मत। अब मतुप और वतुप ये दो प्रत्यय हमने सीखे हैं। मतुप का ही एक पार्ट है वतुप, लेकिन घबराइए नहीं, कई बार एग्जाम में क्या है वतुप के स्थान पर मतुप ही लिखा जाता है। तो आपके पास तो एमसीक्यू में क्वेश्चन होता है, तो आपको पहचानना होगा। तो अगर वतुप ना लिखकर एग्जामिनर ने मतुप लिख दिया है तो भी आप घबराइए नहीं, मतुप और वतुप एक ही बात है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि मतुप का मत शेष रहता है और वतुप का वत शेष रहता है। और मतुप कब लगता है, मत कब लगता है? जब किसी शब्द के एंड में अ या अ स्वर नहीं है। और वत कब लगता है? जब अ या आ स्वर होता है एंड में, किसी शब्द के अंत में। शब्द के अंत में अगर अ या आ स्वर है तब तो आप लगाएंगे मतुप, और अगर अन्य स्वर है अ या आ के अलावा तब आप लगाएंगे मतुप। और यही फिर एग्जाम्पल हमने रखा था व्यंजनों में भी, कि अगर किसी शब्द के पीछे जो लास्ट में व्यंजन है और व्यंजन से पहले जस्ट बिफोर कोई लेटर आ गया है और वो लेटर जो है स्वर है, ठीक है, और वो जो स्वर है वो अगर अ या आ है तब तो आप वत लगाओगे, अ या आ नहीं है तो आप क्या लगा दोगे? मत लगा दोगे। ये बात समझ में आई आपको? जैसे कि आयुष प्लस मतुप। तो आयुष में जो श है उससे पहले है य, और य में ऐड है ऊ। तो ऊ जो है क्या है? अ या आ नहीं है। तो अ या आ नहीं है तो फिर क्या ये अन्य स्वर का फॉर्मूला चलेगा। तो इसमें क्या बन जाएगा? आयुष प्लस मतुप, आयुष्मत। और फिर इसके रूप किसकी तरह चलाना है? भवत की तरह। भवान भवन्तौ भवन्तः, आयुष्मान आयुष्मन्तौ आयुष्मन्तः। स्त्रीलिंग है तो आयुष्मती बन जाएगा। तो नदी शब्द की तरह रूप चलेगा। नदी नद्यौ नद्यः, आयुष्मती आयुष्मत्यौ आयुष्मत्यः। अब जैसे हनु प्लस मतुप शब्द है तो इसका क्या बनेगा बच्चों आंसर? हनुमत। और इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बन जाएगा? हनुमान। हनुमान जी को तो आप सब जानते ही हैं। तो हनुमान जी का जो नाम है इसमें भी मतुप प्रत्यय ऐड हुआ है। ये मतुप प्रत्यय आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर हलंत है तो भी, और हलंत नहीं है तो स्वर है,
और स्वर है तो कौन से स्वर हैं ये आपने ध्यान में रखना है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपने केवल यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अ या अ स्वर हैं तो वतुप है, अदरवाइज ये मत है। फिर इसके बाद आता है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय में क्या होता है कि शब्द के अंत में जो है आप लगा देंगे इक, और शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन होगा। ये ठक प्रत्यय जो है ये सब काम आपसे करा रहा है, शब्द के स्टार्टिंग में और शब्द के लास्ट में। जो स्टार्टिंग में लेटर है उस लेटर को वो क्या चेंज कर रहा है, अगर अ है तो उसको आ बना रहा है, और ई है या ए है तो उसको आई बना रहा है, ऊ या ओ है तो उसको औ बना रहा है, और री है तो आर बना रहा है। जैसे कृति प्लस ठक कार्तिक बन गया था। तल और त्व प्रत्यय आसान थे, त्व प्रत्यय नपुंसकलिंग के लिए उसमें म ऐड हो जाता है तो त्वम आंसर मिलता है। जैसे महत्वम, तल प्रत्यय जो है उसका आंसर जो त रहता है उसमें आ ऐड करते हैं क्योंकि ये नपुंसकलिंग है बच्चों, और ये प्रत्यय स्त्रीलिंग है। और जो टाप प्रत्यय है और णी प्रत्यय ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए खाली। टाप और णी प्रत्यय जो है वो केवल स्त्रीलिंग बनाने के लिए हैं। ठक प्रत्यय जो है इसके जो रूप चलते हैं वो इसका, जैसे हमने बना लिया धर्म प्लस ठक तो आंसर आ गया धार्मिक। अगर हमें इसे पुल्लिंग बनाना है तो शब्द बनेगा धार्मिकः, और इसके रूप चलेंगे बालक की तरह। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बनेगा धार्मिकी, और शब्द रूप चलेंगे नदी की तरह। और अगर नपुंसकलिंग बनाना है तो बनेगा धार्मिकम, और इसके रूप चलेंगे फल की तरह। तो इसमें जो ठक प्रत्यय के जो रूप हैं, शब्द रूप हैं, वो किसकी तरह चल रहे हैं, बालक, नदी एंड फल। फल नदी, बालक नदी फल के तरह इसके रूप चलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब बड़ी ई की मात्रा णीप में भी आती है, जो ई की मात्रा है वो णीप में भी आ रही है, और प्लस ठक प्रत्यय का भी स्त्रीलिंग आ रहा है। अगर सिंपल नाउन या प्रोनाउन का स्त्रीलिंग बनाया गया है देन आपका ये णीप प्रत्यय है। अगर किसी का एडजेक्टिव बनकर आ रहा है तो वो ठक प्रत्यय का एग्जाम्पल है। समझ गए ना। जैसे धार्मिकी भावना, तो ये धार्मिकी शब्द जो है ये क्या है, ठक प्रत्यय का एग्जाम्पल है। धर्म प्लस ठक, और णी प्रत्यय लगने से बनता है स्त्रीलिंग। जैसे देव का देवी, महादेव का महादेवी। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।